हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक मूवी देखी है, कंटैजियन, जो आज के समय में एकदम सटीक बैठती है। तो देखते हैं आज कंटैजियन मूवी के बारे में, जो 2011 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक वायरस पे बेस्ड है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी का दिल दहला देती है। दोस्तों, लेकिन ये मूवी को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। जब डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, शायद उनको भी पता नहीं होगा कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये मूवी एक नीपा वायरस, जो कि फ्रूट बैट्स में होती है, उसके बारे में है, और उसी को ध्यान रख के ये मूवी बनाई गई थी। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस मूवी को बहुत ही अच्छे से सराहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा पोर्ट्रे किया है कि एक वायरस जब मिलता है तो कैसे हम उसे एनालाइज करते हैं और एक वैक्सीन बनाते हैं। सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने हम इसको बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि कोई भी ड्रामा के वजह से कोई भी साइंटिफिक एविडेंस या प्रोसेस या प्रोटोकॉल उन्होंने हैम्पर नहीं किया था। इसीलिए ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत ही रैशनली बनाई हुई मूवी है ये। तो चलो आज दोस्तों देखते हैं कंटैजियन मूवी के बारे में। मूवी में पहले ही दिखाते हैं कि मिच और बेथ एक शादीशुदा कपल होते हैं। बेथ अपने काम के सिलसिले में चाइना में हांगकांग शहर में गई हुई होती है, जहां से वो घर पे रिटर्न मिनियापोलिस आ रही होती है। लेकिन बीच में वो कुछ देर के लिए शिकागो रुकती है, क्योंकि वहाँ पे उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे वो मिलना चाहती थी। तो वहाँ पे रात को वो रुकती है। आपको पता ही है क्या होता है एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद, और नेक्स्ट डे वापस अपने घर पे आ जाती है। यहाँ पे वो अपने बेटे क्लार्क और पति मिच से मिलती है। उसकी तबीयत कुछ कुछ ठीक नहीं होती, उसको कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं। वो जब अभी घर आती है तो घर पे उसको सीवियर सीजर्स, मतलब मिर्गी के दौरे जैसा कुछ कुछ पड़ने लगता है, और मिच उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में पहुंच के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता कि उसकी मौत क्यों हो गई है। ऐसे ही दोस्तों काफ़ी लोग पूरे दुनिया भर में बीमार पड़ रहे होते हैं, लेकिन क्यों बीमार पड़ रहे हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे देखते हैं कि मिच अभी घर आता है, और घर पे पहुंचने तक क्लार्क की भी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही सिमिलर सिम्टम्स और इन्फेक्शन की वजह से मिच 911 पे कॉल करता है और उनको सब कुछ बता देता है। यहाँ पे डॉक्टर्स इमीडिएटली मिच को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट मतलब उसको अलग से कर देते हैं, जैसे हम अभी क्वारंटाइन में हैं, जैसे हम अभी यहाँ पे क्वारंटाइन में हैं, जहाँ पे हम किसी से मिल नहीं पाते, ऐसे ही उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही मरने लगते हैं जैसे बेथ की मौत हुई थी, लेकिन यहाँ पे मिच को कुछ नहीं हो रहा होता है। वो एक गुड न्यूज़ थी। अब हमें न्यूज़ में पता चलता है कि कोई नई बीमारी आई है, जिसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो डिपार्टमेंट है, उसके डॉक्टर डॉक्टर एरिन मेयर्स और डॉक्टर एलिस शिवर, जो सीडीसी के हेड होते हैं, ये बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर शिवर डॉक्टर एरिन को मिनियापोलिस भेजता है, ताकि पता चले कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और ये बीमारी कहाँ से आई है, और अगर इसकी रोकथाम कर सके तो और भी अच्छा। कुछ घंटे बाद डॉक्टर एरिन मिनियापोलिस पहुंचती है और सीधा मिच से मिलती है। बेथ की जो आइटिनरी होती है, मतलब वो कहाँ गई थी, किससे मिली थी, ये सब चेक कर रही होती है। वो मिच से पूछती है कि उसने कुछ देर के लिए शिकागो में हॉल्ट किया था, क्या उसको पता है कि क्यों हॉल्ट किया था। और ऐसे ही मिच को पता चलता है कि बेथ का एक एक्स बॉयफ्रेंड मिनियापोलिस में रहता था, तो शायद वो उससे मिली होगी और वो उससे चीट कर रही थी एक तरीके से। यहाँ पे मिच का ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन उस पर कोई इन्फेक्शन दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर कहते हैं शायद उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसने वो इन्फेक्शन को अपने आप में पनपने नहीं दिया। उसके इम्यून सिस्टम ने ही इस वायरस को ख़त्म कर दिया था। शायद उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग था, और ये इम्यून सिस्टम हम बढ़ा भी सकते हैं। हमारे इंडिया में इतने सारे तरीके हैं इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के। आयुर्वेदा में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब क्योंकि मिच को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उसको रिलीज कर देते हैं। ये मिच की दूसरी शादी हुई होती है। उसको पहली शादी से एक बेटी भी होती है, जो उससे यहाँ पे मिलने आती है। अब मिच को ये टेंशन होता है कि शायद उसको अगर ये इन्फेक्शन पकड़ ले तो क्या होगा, तो इसीलिए वो उसे भी आइसोलेट कर देता है और अपने घर लेके जाता है बिना किसी से मिले। वो अपने घर में किसी को ना ही आने देता है, ना घर में से कोई बाहर जा सकता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि बेथ और क्लार्क की बॉडी मिच को नहीं दी जाती, बिकॉज उनको इन्फेक्शन हुआ होता है, तो शायद अगर ये फैल जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो
इसीलिए डॉक्टर्स वो बॉडी अपने पास ही रखते हैं। अब मूवी में हमको ये दिखाया गया है कि अचानक से ये वायरस यूएस में आ गया है, तो होमलैंड सिक्योरिटी थोड़ा चौकन्ना हो जाती है। वो डॉक्टर शिवर से मिलती है और बोलती है कि शायद ये कोई बायो वेपन है जो थैंक्सगिविंग के थोड़े दिन पहले ही रिलीज किया हुआ है, ताकि बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी लूज पड़ जाए। शायद ये एक टेररिस्ट अटैक है, बट डॉक्टर शिवर इसको नकार देते हैं कि ये शायद टेररिस्ट अटैक नहीं है। अब दोस्तों हमको ये दिखाई देता है कि डॉक्टर लियोनारा ओरेंस करके एक डब्ल्यूएचओ की एपिडेमोलॉजिस्ट होती है, वो हांगकांग जाती है ये देखने के लिए कि बेथ कहाँ गई थी, किससे मिली थी। अगर उनको कोई सोर्स पता चले कि जहाँ से ये वायरस आया है तो वैक्सीन बनाने में मदद हो जाएगी। इसीलिए वो उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री और कहाँ गई थी, किससे मिली थी, उन सब के इंटरव्यूज लेती है। अब डॉक्टर ऑरेंज हांगकांग पहुंचती है। वहाँ पे वो डॉक्टर सुंग फेंग जो एक एपिडेमोलॉजिस्ट रहते हैं उनसे वो मिलती है और ये सारी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। अब दोस्तों हम सीडीसी आते हैं। वहाँ पे डॉक्टर एली हेक्सेल जो इस रिसर्च की हेड थी, उसको ये पता चलता है कि ये वायरस सुअर मतलब पिग और चमगादड़ मतलब बैट के जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। कुछ पार्ट इसका सुअर का है और कुछ पार्ट इसका चमगादड़ का है। ये लोग वायरस को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर वैक्सीन बनाई जा सके। किसी कारण से वो लैब में डेवलप नहीं कर पा रहे थे। वो किसी भी सेल में उसे इंजेक्ट करते तो वो सेल पूरा मर जाता और ये वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाते। अब ये सारे सीडीसी के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं क्योंकि इनको वर्ल्ड लीडर्स से हमेशा रेगुलरली मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस करने पड़ रहे थे और ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन हो चुके थे और कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब डब्ल्यूएचओ इस वायरस के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे अनाउंस करते हैं कि ये वायरस का आउटब्रेक हुआ है। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हम जानते हैं कि एक डिजीज 4 स्टेजेस में फैलता है। एक होता है आउटब्रेक जहाँ पे वो बस शुरू हुआ है एक एरिया में। दूसरा होता है एंडेमिक जो एक कंट्री को इन्फेक्ट करता है। एक होता है पेंडेमिक जो अभी हम कोरोना वायरस के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में फैला हुआ है। और लास्ट स्टेज होती है एपिडेमिक जहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। हैविंग सेड दैट हम वापस मूवी की तरफ आते हैं और हमें अब पता चलता है कि ये वायरस का आउटब्रेक हुआ है। ये डब्ल्यूएचओ बताता है न्यूज़ में और लगभग 8 मिलियन लोग इसमें इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। वो लोग इस वायरस का नाम MEV1 वायरस रखते हैं। अब दोस्तों ऐसे केसेस में इस वायरस की जानकारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीक ना हो, सीडीसी के हेड ये फैसला लेते हैं कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी इस वायरस के बारे में रिसर्च नहीं करेगी और सारा कुछ शट डाउन कर देगी। लेकिन दोस्तों यूसीएफएस की एक प्राइवेट टीम जो डॉक्टर आयन हेड कर रहे थे वो अपनी रिसर्च बंद नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ इस वायरस की पहेली सुलझाने में, तो वो अपनी रिसर्च जारी ही रखते हैं बिना किसी को बताए। वो जो उनके पास सैंपल्स थे उनके साथ वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको सक्सेस भी हाथ में आता है। वो एक चमगादड़ के लंग्स के इनर लाइनिंग में उस वायरस को रेप्लिकेट करने में काफी सक्सेसफुल भी होते हैं। वो यही जानकारी सीडीसी को देते हैं ताकि वो अपनी आगे की रिसर्च कर पाए। अब दोस्तों हमें ये पता चलता है कि ये वायरस फर्माइट्स के थ्रू फैल रहा था। फर्माइट्स मतलब जो भी कैरियर होते हैं ये वायरस के, वो एक जगह पे हाथ लगाते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में, रेलिंग्स पे या फिर एलिवेटर बटन्स में या फिर डोर नॉब्स में। जब वो हाथ लगाते हैं तो ये वायरस उस जगह पे ट्रांसफर हो जाता है और कभी कोई हेल्दी इंसान उसी जगह पे हाथ लगा दे तो उसको ये इन्फेक्शन हो जाता था। जैसे कि कोरोना वायरस में भी अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जाओ और एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर वहां पे आ जाए और कोई चीजें छुए और फिर कोई हेल्दी इंसान उसी चीजों को छुए तो उसे ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यही तरीका था इस वायरस का भी फैलने का। ये फॉर्माइट्स के थ्रू फैल रहे थे। इसका R0 रेट मतलब एक इंसान कितने लोगों तक ये वायरस पहुंचा सकता है ये भी हमें पता चलता है। यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस एक इंसान से कम 3 लोगों में फैल सकता है, वैसे ये वायरस कम से कम 5 से 6 लोगों में फैल सकता था। अब रिपोर्ट्स के अनुसार 12 आदमियों में से कम एक आदमी को ये इन्फेक्शन हो सकता था
और इसकी मोर्टेलिटी रेट 25 to 30% थी। अब यहाँ पे मिनियापोलिस में हम डॉक्टर मायर्स को देखते हैं। वो सारे पेशेंट्स के लिए एक आइसोलेशन वार्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये इन्फेक्शन बाहर ना फैले, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के वजह से वो ये कर नहीं पाती, बट इवेंचुअली वो करना पड़ता ही है लोगों को। वो एक बड़े से स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर देते हैं। ये सब करने के बीच में डॉक्टर मेयर्स अपने होटल जाती है वहाँ पे आराम करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। वो अगले 2 से 3 दिनों में वो मर भी जाती है। अब इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए तो यहाँ पे भी लोग आते हैं। जैसे कि एक ब्लॉगर था जिसके ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, और वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उनके इमोशंस के साथ खेल रहा था। वो अपने फॉलोअर्स को बताता है कि वो खुद इस वायरस से इन्फेक्टेड था, और वो कहता है कि एक होम्योपैथी की दवाई है जो उसको हेल्प कर की है इस वायरस से फाइट बैक करने के लिए, और वो इस दवाई का नाम भी अपने ब्लॉग में बताता है। अब जैसे ही वो अपने ब्लॉग पे ये पोस्ट करता है तो उसके सारे 10 मिलियन फॉलोवर्स फार्मेसी में चले जाते हैं वो दवाई खरीदने के लिए। हर किसी को अपनी जान तो प्यारी थी ही, लेकिन दवाई तो इतनी ज्यादा बनी नहीं थी, सबको नहीं मिलती, तो वहां पे वो लूट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, ये दवाई लेने के लिए कुछ हेल्दी और कुछ इन्फेक्टेड लोग आए हुए होते हैं। अब जिनको इन्फेक्शन नहीं भी हुआ होता उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर ऑर्नेट जो हांगकांग गई थी, वो बेथ के बारे में सारे रिकॉर्ड्स चेक करती है और जानती है कि वो एक कसिनो में गई थी अपने टीम के साथ। तो वो वहाँ पे कसिनो के फुटेज को चेक कर रही होती है। वहाँ पे पता चलता है कि वही पहली इंसान थी जिसको ये वायरस हुआ था, और फिर उसी ने ही उस वेटर को, अपने कलीग्स को और जो फ्लाइट में थे उन सारे लोगों को इन्फेक्ट किया हुआ है, और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में भी फैल रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर ऑर्नेट समझ जाती है कि बेथ ही पर्सन 0, मतलब फर्स्ट इंसान जिसको ये वायरस हुआ था, ये जान जाती है। तो वो अपने हेडक्वार्टर्स, WHO के हेडक्वार्टर्स वापस जाने निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि इंटरनेट पे अफवाह उड़ी है कि WHO ने इसका वैक्सीन ढूंढ लिया है। जो उसका कलीग रहता है डॉक्टर फेन, वो चाहता था कि उसके गाँव वालों को भी ये वैक्सीन मिले, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा गाँव था और उसमें ऑलमोस्ट 50% लोगों की तो डेथ हो चुकी थी, और जो बाकी बचे हुए थे वो सिर्फ कुछ बच्चे थे। तो वो चाहता था कि इन बच्चों को भी वो वैक्सीन मिल जाए। तो वो डॉक्टर ऑर्नेट को किडनैप कर लेता है। अब हम यूएस चलते हैं। यूएस में ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, तो गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि जो भी इन्फेक्टेड सिटीज़ थी उनको वो बंद कर देंगी, मतलब शट डाउन कर देंगी और उनको क्वारंटाइन कर देंगी। मतलब ना कि कोई उस सिटी से बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। अब डॉक्टर शिवर्स को जब ये पता चलता है तो उनकी गर्लफ्रेंड उसी शहर में थी, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि जल्द से जल्द कुछ खाने पीने का सामान लेके उस शहर को, मतलब शिकागो को छोड़ के चली जाए। अब ये एक आदमी सुन लेता है, और ये बात डॉक्टर शिवर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठने के लिए काफ़ी थी कि अंदर की इन्फॉर्मेशन उन्होंने बाहर कैसे लीक करी। अब दोस्तों दूसरी जगह पे हमें ये पता चलता है कि जो वो ब्लॉगर था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही हेट फैला रहा था और बोल रहा था शायद ये गवर्नमेंट की कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए पुलिस उसको अरेस्ट भी कर लेती है। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसने वो होम्योपैथिक कंपनी से पैसे लिए थे ताकि उनका सेल अच्छा हो और वो काफी प्रॉफिट कमाए, इसीलिए उसने इस दवाई को अपने ब्लॉग में एडवर्टाइज कर दिया था। जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तब उसका टेस्टिंग भी करती है, लेकिन टेस्टिंग में पाया जाता है कि उसने तो झूठ ही बोला था, उसको कोई बीमारी नहीं हुई थी, वो सिर्फ सब कुछ नाटक कर रहा था। अब दोस्तों सीडीसी में हमें ये पता चलता है कि ये MEV1 वायरस अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था और ये HIV से भी घातक था। अब हमको ये भी दिखाई देता है कि उनकी रिसर्च चल रही थी, वो बहुत सारे वैक्सीन्स भी बनाते हैं, ऑलमोस्ट 56 वैक्सीन्स बनाते हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। जिस भी बंदरों पे वो टेस्ट कर रहे थे वो सारे बंदर मर जा रहे थे, सारे डॉक्टर्स बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते। अब दोस्तों यहाँ पे पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी, सारे ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम्नेशियम्स, एयरपोर्ट, सब कुछ बंद था। इंसान की लाइफ जैसे ठहरी गई हो, सब लोग डर के मारे घर पे ही बैठ रहे थे ताकि कोई उनको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन कुछ लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और वो पूरे रास्ते में रायट्स करते हैं, दुकानों से चीजें चुराना, लोगों को मारना पीटना, ये सब कर रहे होते हैं। अब फाइनली 29 डे पे CDC के डॉक्टर्स को कुछ सफलता मिलती है। वहाँ पे वो 57th वैक्सीन जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो बंदर मरता नहीं है,
वो बंदर जिंदा रहता है। इससे डॉक्टर हेक्सेल बहुत ही खुश हो जाती है कि शायद उन्होंने एक वैक्सीन ढूंढ ली है इस वायरस को कर्ब करने के लिए। डॉक्टर हेक्सेल डॉक्टर शिवर को बताती है कि शायद उन्होंने वैक्सीन ढूंढ ली है, लेकिन अभी इंसानों पर टेस्ट करना बाकी है। अब दोस्तों, इंसानों को टेस्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। इसमें काफ़ी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे टेस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि उतना वो टाइम दे पाए। अब डॉक्टर एली के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है जिससे वो ह्यूमन टेस्टिंग के इतने लंबे प्रोसीजर को बाईपास कर सके। वो क्या करती है, वो इंजेक्शन खुद को ही लगा लेती है और वो सीधे अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। उनके फादर को भी यही वायरस ने इन्फेक्ट करा था और वो काफ़ी बीमार थे। अब वो अपने सारे ग्लव्स, मास्क सब कुछ निकाल के उनके साथ काफ़ी टाइम बिताती है। अब दोस्तों, 2-3 दिन बाद डॉक्टर हेक्सेल को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है। शायद उसके खुद पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे WHO बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर कर देता है कि उनको एक वैक्सीन मिल गई है और इस वैक्सीन का फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल जाती है, लेकिन पहली बैच आने को कम से कम 90 डेज लगेंगे, ये भी उनको पता चलता है। अब दोस्तों, दुनिया में लगभग 26 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है इस इन्फेक्शन के कारण। वैक्सीन की प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी की बात है कि पहली बैच ऑफ वैक्सीन आ गई है। अब इतने बड़े पैमाने पे ये वैक्सीन तो दे कैसे? तो यूएस गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम का हेल्प लेती है। वो क्या करती है, एक लॉटरी से एक नंबर निकालती है और उस नंबर पे जिसका भी बर्थडे हो उसको वो वैक्सीन उस दिन मिलेगी। फिर नेक्स्ट लॉटरी निकलेगी, वो 3 महीने बाद निकलेगी। वो को वैक्सीन देने का सोचते हैं और ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके ये वैक्सीन सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों, मिच काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि उसकी बेटी को वैक्सीन मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन उसको वैक्सीन देना जरूरी भी तो था क्योंकि शायद उसका इम्यून सिस्टम मिच इतना स्ट्रांग ना हो। पहले 3-4 महीने तो वो लोग घर पे ही बैठते हैं, वो ना बाहर जाते हैं ना वो किसी को घर में आने देते हैं। अब जब मिच के बेटी के बॉयफ्रेंड को वो वैक्सीन लग जाती है, तब वो एक प्रॉम नाइट ऑर्गेनाइज करता है अपने बेटी के लिए ताकि उसका मन बहल जाए। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करती है। अब यहाँ पे सीडीसी के हेडक्वार्टर में जो मेन स्टाफ था उनको ये वैक्सीन बिना लॉटरी के दी जाती है ताकि वो अपने और अपने परिवार की हिफाजत कर सके। दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर शिवर एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो अपना ना सोच के अपने स्टाफ के बच्चा के बारे में सोचता है और वो अपनी जो दी हुई वैक्सीन है वो अपने स्टाफ के बेटे को लगा देता है। यहाँ पे दोस्तों हमें ये दिखाया गया है, एक तरफ वो ब्लॉगर एलन है जो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और एक तरफ डॉक्टर शिवर और उसकी टीम है जो दिन रात भर काम कर करके लोगों की जान बचा रहे होते। अब दोस्तों, यहाँ पे हांगकांग में WHO का स्टाफ आता है वैक्सीन लेके ताकि डॉक्टर फैन को दे सके और वो डॉक्टर ऑर्नेट को छोड़ दे जैसे कि प्लान किया था, और वो डॉक्टर ऑर्नेट को छोड़ देते हैं। अब जब एयरपोर्ट पे WHO का स्टाफ और डॉक्टर ऑर्नेट बैठे हुए होते हैं, वो कहता है कि डॉक्टर फैन को जो दी हुई वैक्सीन है वो बस एक प्लासिबो है, मतलब एक मिमिक्री वैक्सीन है, वो एक्चुअल वैक्सीन नहीं है MEV की। ये सुनकर डॉक्टर ऑर्नेट काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उस गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जान पे आ जाएगी अगर वो गलत वैक्सीन देंगे तो वो वहाँ से कुछ ना बोल के चली जाती है। आई थिंक वो डॉक्टर फैन को बताने के लिए कि MEV1 की वायरस की दवाई नहीं है, ये कुछ और है। अब दोस्तों, हमें ये पता चलता है एलन जो वो ब्लॉगर था वो बेल पे छूट जाता है और वो अपने फॉलोवर्स को ये कहता है कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तुमको पता नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो ये वैक्सीन ना ले, और ये ऐसे ही झूठ झूठ अफवाह वापस फैला देता है। अब आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया वापस अपनी पटरी पे आ रही होती है। अब अंत में हम ये देखते हैं कि मूवी में दिखाया गया है कि ये वायरस कैसे फैलता है। हांगकांग में एक बुलडोजर ने कुछ पेड़ को गिराया था जो चमगादड़ के घर थे। वहां से कुछ चमगादड़ उड़ के एक केले के पेड़ पे चढ़ते हैं और वहां से केला तोड़ते हैं। वो चमगादड़ उस केले को खाने के लिए पिग फार्म के ऊपर लटक जाता है। वहां से एक चमगादड़ के मुंह से वो केला नीचे गिर जाता है जो वो पिग खा लेता है। अगले ही दिन वो लोग उस पिग को कसिनो में लेके जाते हैं। शेफ उस पिग को साफ ही कर रहा था जब वेटर आके कहता है कि कोई गेस्ट उससे मिलना चाहता है। शेफ अपने हाथ नहीं धोता, वो बस एप्रन में उसको साफ करके कैजुअली बेड से मिलने चला जाता है, उससे हाथ मिलाता है और यहाँ से ही दोस्तों ये वायरस
पूरी दुनिया में फैल जाता है। बाकी तो हम पूरे मूवी में देखते ही है कि एक छोटा सा वायरस क्या क्या कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आए। मुझे तो बहुत ही पसंद आई क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वर्जन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहो तो इसको आप यूट्यूब पे खरीद भी सकते हैं या फिर टोरेंट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। एक बार तो आप देख ही लीजिए। तो दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वो लाइक का बटन प्लीज़ दबा दीजिए, इसी की वजह से तो मेरी वीडियो चल पाएगी। चलो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।